मैं कम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। थैंक यू। आपका नाम बहुत फिलोसॉफिकल नहीं है? जी मैम। इसकी क्या मायने क्या है इसके? जी मैम, हिंदुइज्म में इसका अर्थ विष्णु भगवान से है और जैनिज्म में इसमें अनंत चतुष्टय का प्रिंसिपल है। और मैम अनंत का अर्थ है जिसकी कोई लिमिट ना हो। वो खुद में एक फिलोसॉफिकल टर्म है। जिसकी कोई लिमिट ना हो। लिमिट ना हो। और अनादि का क्या अर्थ होता है? जो मैम इसका भी अर्थ सिमिलर ही है, जो आदि समय से चला आ रहा है, जिसका कोई शुरुआत ना हो जिसकी। तो अनंत यानी जिसका कोई अंत ना हो। जी। तो आपके ज्ञान के बारे में ऐसा है या आपके व्यक्तित्व के बारे में ऐसा है? कैसे आप अपने आप के साथ इस नाम को कैसे जोड़ेंगे? जी मैम, ज्ञान तो व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है, इसका कोई अंत नहीं है। और मैं ये सोचता हूँ कि मेरी पॉसिबिलिटीज़ अनंत है, सीखने की लिमिट्स कोई नहीं है। तो मैम इस तरह से मैं खुद को नाम से जोड़ता हूँ। आपके फादर टीचर हैं? जी मैम। आप भी उनसे पढ़े हैं? जी मैम। फादर्स डे आ रहा है, जी मैम। क्यों मनाते हैं? कहाँ से शुरुआत हुई? जी मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं ज़्यादा फादर्स डे मदर्स डे इन पे नहीं रखता बिलीव ज़्यादा। अच्छा। मुझे लगता है कि उनकी कंट्रीब्यूशन केवल एक डे से ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। विमेंस डे पे रखते हैं? जी मैम। विमेंस डे पे भरोसा रखते हैं? जी मैम, मेरा ऐसा मानना है कि सबकी इम्पोर्टेंस हमेशा रहती है। केवल एक डे में हो सकता है कि उनको हम इम्पोर्टेंस दें ज़्यादा, पर उनकी इम्पोर्टेंस हमेशा रहती है। आप नागौर से हैं? जी मैम। नागौर जिले से जुड़ी हुई 5 बहुत प्रसिद्ध चीज़ें मुझे जाननी हैं, और लास्ट ईयर नागौर बहुत न्यूज़ में रहा था, उसके बारे में भी जानना है। जी मैम, नागौर राजस्थान के सेंट्रल बीच में स्थित है भौगोलिक दृष्टि से। मैम यहाँ का संगमरमर काफ़ी फेमस है मकराना का। यहाँ की कसूरी मेथी काफ़ी फेमस है। और मैम यहाँ पर पंचायती राज सबसे पहले स्थापित हुआ था। और मैम यहाँ पे कई राजाओं का शासन रहा है। कई राजाओं का शासन तो सभी जगह है। जी मैम, वंश काफ़ी रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट तरीके के। राठौड़ वंश रहा है, सल्तनत वंश रहा है, और यहाँ पे चौहान वंश का भी शासन रहा है। उस तरीके से भी हिस्टोरिकली भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोई महत्वपूर्ण स्थान यहाँ का? जी मैम, अहिछत्रगढ़ फोर्ट है, वो काफ़ी फेमस है। और मैम दधिमती माता का मंदिर है, मीराबाई का मंदिर है मेड़ता में, मकराना है, और नमक की झीलें हैं जैसे डीडवाना है, कुचामन है, नावा है। जी मैम। 2000 का नोट अभी रिसेंटली जब बंद हुआ था, उसका जो टोटल करेंसी है उसका कितना परसेंट पार्ट वो था? जी मैं माफ़ी चाहूँगा, पर मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ करीब 10 से 20% था। मैं श्योर नहीं हूँ पर मैम। तो उसे बंद करने से इकोनॉमी पे असर जो आता है, 2 पॉजिटिव असर क्या है? जी मैम, एक तो ब्लैक मनी पे इफेक्ट पड़ता है कि एक मोबिलिटी ब्लैक मनी की जो होती है वो रुकती है इससे। माफ़ी चाहूँगा मैम, इतना याद कर पा रहा हूँ। अगर ब्लैक मनी को रोकना हो तो अदर ऑप्शंस के तौर पे गवर्नमेंट क्या ये नहीं कर सकती कि वो सिक्के ही जारी करे? और जितना बड़ा नोट होता है सिक्का उतना हैवी हो जाता है, तो उसका मूवमेंट, उसका ट्रांजिशन इतना आसान नहीं रहेगा। तो क्या ये बेहतर तरीका नहीं है ब्लैक मनी को रोकने का? जी मैम, मेकिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है सिक्कों की एक नोट की कंपैरिजन में, तो ये एक रीज़न हो सकता है। और एक डेली कन्वीनियंस के हिसाब से अगर हमें किसी जेन्युइन पर्सन को भी वो नोट्स कैरी करने हो, कुछ मनी कैरी करनी हो, उसमें भी दिक्कत आएगी मैम उससे। क्या फ़र्क है जो नोटबंदी थी उसमें और इसमें? मेजर डिफरेंस और क्यों है? मान लीजिए आपने 2000 का नोट बंद कर दिया, अब आप कह रहे हैं कि 2000 के नोट की आप सितंबर तक उसको बदलवा सकते हैं। नोटबंदी के दौरान ये नहीं किया गया था, इमीडिएटली बंद किए गए थे। आप अगर ब्लैक मनी को रोकना चाहते हैं तो नोटबंदी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन था। जी मैम। तो फिर इसको करने के लाभ क्या है? आप कह रहे हैं ब्लैक मनी रुकेगी, ब्लैक मनी तो चेंज हो जाएगी। जी मैम, गवर्नमेंट का पर्पज़ ये था करने का। उस समय ब्लैक मनी को हम जी मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ।
आपकी हॉबीज़ बहुत अच्छी हैं, प्लेइंग गिटार और सिंगिंग हिंदी सॉन्ग्स। जी तो आप कौन से सॉन्ग्स आप गाते हैं? जी मैं मेनली अरिजीत सिंह जी के गाने गाता हूँ। अच्छा, और आपके फेवरेट गिटारिस्ट कौन हैं? जी मैम बेजू धर्माजन है केरला से, वो काफ़ी अच्छा बजाते हैं। और बाकी येलो एक गाना है, यूट्यूब बैंड के सिंगर हैं, वो भी अच्छा बजाते हैं काफ़ी। धर्मा जी का लास्ट शो कहाँ हुआ था, आपको कुछ आइडिया है? जी मैम। आपके जो फेवरेट गिटारिस्ट हैं इनका लास्ट शो कहाँ हुआ था? जी मैम गोवा में हुआ था। आप हमारे लिए गाना गा सकते हैं? जी मैम। सुनाइए। जी मैम मैं अरिजीत सिंह जी का राजी मूवी का गाना गाना चाहूँगा, ए वतन। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू पहुँचूँ। थैंक यू। अगर आपका सिलेक्शन आरपीएस के तौर पे होता है और आपका जो पोस्टिंग का जोन है वहाँ पर एक राइट्स होते हैं और दो कम्युनिटीज़ जो हैं उनके बीच में काफ़ी अच्छा खासा विवाद खड़ा होता है और मारकाट पे उतर आते हैं, हज़ारों लोग इकट्ठे हो गए हैं और ये होने की जो कुल अवधि है वो सारी घटनाएं होती है लगभग 6 घंटे के अंदर। अब वहाँ का पूरा जो पुलिस प्रशासन है उसे संभालने की जिम्मेदारी आप पर रहेगी। आप इसे कैसे हैंडल करेंगे, इस सिचुएशन को क्या क्या स्टेप्स आपके लिए इसके लिए लेंगे? जी मैम, अगर सिचुएशन काफ़ी एस्केलेटिंग है तो मैं सबसे पहले वहाँ पे धारा 144 इम्पोज करवाना चाहूँगा, जिससे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो और उग्र वहाँ पे रूप ना ले उसको। दूसरा मैम, उसके बाद में मैं वहाँ के प्रबुद्धजन जो हैं दोनों कम्युनिटी के, उनसे बात करना चाहूँगा कि ये मसला क्या है, आप क्यों लड़ रहे हैं आपस में और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। उनके साथ में बैठ के मैं मीटिंग लेना चाहूँगा और उसके बेसिस पे उनको ये बताऊँगा कि आपकी दोनों की प्रॉब्लम्स मैं सुन रहा हूँ और इसके हिसाब से मैं पुलिस प्रशासन को भी कई बार मैम जैसे किसी पर्व को लेके दो कम्युनिटीज़ के बीच में होती है कोई इशू, तो मैम मैं उसका सोल्यूशन निकालना चाहूँगा कि आप एक डायरेक्शन ना लेके किसी और दूसरे डायरेक्शन में रास्ता ले जा सकते हैं। और मैम और कोई इशू अगर है तो मैं उनसे बैठ के सुन के उनके इशू को दूर करना चाहूँगा मैम। आप 6 घंटे में जो सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई, आप वहाँ पुलिस फोर्स भेजना, अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करना, वो प्रोसेस नहीं करेंगे? जी मैम, बिल्कुल भी वो प्रोसेस में रहेगा। जैसे पुलिस प्रशासन को पहले से अवगत रहेगा, पर मैं उनकी मीटिंग भी लूँगा और अपने सीनियर्स जो मेरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं उनको भी इस बारे में अवगत कराऊँगा कि ये सिचुएशन क्या है और अभी कंट्रोल में है कि नहीं है और उसके क्या कारण हैं और इसके बारे में मैं क्या कर रहा हूँ। और मैं पुलिस की गश्ती भी करवाऊँगा और मैं खुद भी उस एरिया में जाऊँगा कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। जी मैम। सिमिलरली उसी दौरान जब ये हुआ है, उसी दौरान एक और इंसिडेंट होता है कि कहीं पे एक बस आ रही है और वो बस पलट गई है और उसमें लगभग जो यात्री थे उनमें से काफ़ी सारे यात्री बहुत हताहत हालत में हैं और आपको मतलब आपके पास इन्फॉर्मेशन यही है कि आपको वहाँ पहुँचना है। अगर आप दोनों सिचुएशन को एक साथ हैंडल करेंगे तो कैसे करेंगे? जी मैम, मैं इसमें अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करना चाहूँगा, जो मेरे अंडर सबॉर्डिनेट्स हैं। एक सिचुएशन को मैं हैंडल करते हुए दूसरी जगह पे जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको मैं डायरेक्शंस दूंगा कि वहाँ पे जाके सिचुएशन को संभालें और पुलिस प्रशासन को उधर भी कुछ डाइवर्ट करूँगा। जी मैम। आप कहाँ जाएंगे? जी मैम, मैं दंगाग्रस्त वाले पे भी रहूँगा और वहाँ पे समय मिलते ही वहाँ पे भी जाऊँगा मैम। पुलिस टीम को वहाँ भेजेंगे? उस समय में बीच में उधर की टीम है उसको डायरेक्ट करता रहूँगा कि क्या सिचुएशन है वहाँ पर, उस बारे में जानकारी रखता रहूँगा मैम। आपका एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट में, एईएन है, तो आप इतना लंबा एक्सपीरियंस के बाद आप इधर शिफ्ट क्यों होना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में? जी सर, मेरा हमेशा से एडमिनिस्ट्रेशन में जाने की इच्छा थी और राजस्थान प्रशासनिक सेवा राजस्थान की एक उत्कृष्ट सेवा है और जितना वाइड प्लेटफॉर्म ये सर्विस देती है और जितनी डाइवर्सिटी ये देती है, जितनी सोशल प्रेस्टीज ये देती है, उतनी कोई और सर्विस नहीं देती है सर। और दूसरा सर, ये जो सर्विस में मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है वो डेफिनेटली इसमें यूज़ आएगा सर। अच्छा,
तो अभी आप RRVNL में पोस्टेड हैं। जी सर, RRVNL में। तो ये एक बार बताइए मुझे, ये अलग अलग कंपनीज बनाने की ज़रूरत कहाँ आ गई? JVNL अलग बना ली, जोधपुर में अलग है, अजमेर में अलग है, इनका क्या उद्देश्य था? क्यों बनाई गई हैं ये सब अलग अलग? जी सर, इन सभी कंपनीज़ का पर्पज़ अलग अलग है। जैसे 3 कंपनियां हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ है, जोधपुर, अजमेर और जयपुर। एक ट्रांसमिशन से रिलेटेड है और एक उत्पादन से रिलेटेड है। तो सर सभी का कार्य अलग अलग है, इस वजह से इनके कार्य को एफिशिएंटली करने के लिए इन कंपनीज़ को बनाया गया था सर। नहीं, पर ये तो एक में ही है, डिस्ट्रीब्यूशन वाली तो जी इनका सर। कार्य तो एक है, फिर ये 3 क्यों बनाई गई है? जी सर, इनको एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्यों? मैं रीज़न वही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ज़रूरत ऐसी पड़ी कि इनको एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा? जी सर, अगर एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो उसकी मॉनिटरिंग अच्छे से हो पाएगी और कोई भी स्कीम है, कोई भी मेंटेनेंस है नेटवर्क का, वो अच्छे से हो पाएगा सर। अच्छा, राजस्थान में अभी पिछले 1.5-2 साल से इलेक्ट्रिक क्राइसिस चल रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी जी, क्राइसिस, क्या थे उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी सर, पिछले 1-2 साल से, पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी कि कोरोना के बाद में हमारी इकोनॉमी रिकवर कर रही थी, तो उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एकदम से बढ़ गई थी और वो उसको एनालिसिस हम टाइमली नहीं कर पाए। दूसरा सर, कोल क्राइसिस भी हो गया था। जैसे छत्तीसगढ़ की जो माइंस हैं वहाँ में पानी भर गया था और हमें टाइमली कोल नहीं मिल पाया जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। तीसरा सर, टेम्परेचर भी पिछली बार काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था, 1-2 डिग्री एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा था, तो सर उस वजह से भी डोमेस्टिक डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो राजस्थान इसके ऑल्टरनेटिव के लिए क्या कर रहा है? क्या स्टेप्स आप मतलब डिपार्टमेंट ने लिए हैं कि हम कोल पे डिपेंडेंसी कम कर सकें? जी सर, आज राजस्थान सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी ओवरऑल में काफ़ी आगे कार्य कर रहा है। विंड में राजस्थान 4th नंबर पर है, सोलर में राजस्थान 1st नंबर पर है आज। कैपेसिटी और बता करीब- सकते हैं मुझे, जनरेशन कैपेसिटी? जी सर, करीब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 16,000 मेगावाट है सोलर की और 5,000 मेगावाट विंड की है, बाकी सर कोल की है। बाकी कोल की है। 32 गीगावाट टोटल है। अच्छा जी अच्छा। सर। और टारगेट्स क्या हैं 2025 के? जी सर, 2025 में हमें विंड को 8,000 मेगावाट करना है और सोलर को हमें सर जितना हमारा टारगेट है उससे आगे ही चल रहे हैं हम। और सर कोल में हम 3 नए प्लांट लगाने की प्रस्तावना है, पिछले बजट में इसकी घोषणा हुई थी। छबड़ा में और झालावाड़ में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट्स लगाने की बात चल रही है सर। अच्छा, ये अभी जो यूनिट्स फ्री हुई हैं रिसेंटली 1-2 साल में, जी सर। इसमें आपकी क्या राय है? इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स बीइंग अ इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस इन द स्टेट, ये फ्री करी है 100 यूनिट्स, इसके पीछे आपका क्या मत है? जी सर, 100 यूनिट फ्री करने का सबसे बड़ा पर्पज़ महंगाई से राहत देने का कार्य किया है राजस्थान सरकार ने, और उसके पीछे पर्पज़ जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि राहत बजट और बढ़त का ये कार्य किया गया है। तो सर इसमें महंगाई से राहत देना मुख्य पर्पज़ है, पर सर इसको थोड़ा और टारगेटेड किया जा सकता है। जिस तरह से कैसे? जैसे 100 यूनिट सब यूनिवर्सल किया गया है कि सभी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, पर सर इसमें टारगेटेड एक क्राइटेरिया बनाया जा सकता है कि उन्हीं को ये बिजली 100 यूनिट दी जाए। अच्छा, आपकी हॉबी है गिटार जी सर। प्ले करना, आप मेटल प्ले करते हैं, हार्ड रॉक, किस तरह का? जी सर, मैं अकोस्टिक गिटार प्ले करता हूँ। अकाउस्टिक में। और कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं आप? जी सर, मैं उसको बिना किसी सॉफ्टवेयर के केवल बजा सकता हूँ रूम में बैठ के, बिना किसी सॉफ्टवेयर के। अच्छा, अकाउस्टिक गिटार। जी सर। ओके। और चलिए, आप नागौर से हैं तो मुझे कुछ नागौर की टेक्निकल समस्याएं बताइए जो इंजीनियरिंग से जुड़ी हों, साइंस से जुड़ी हुई हैं, और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? कोई भी 2 समस्या बता दीजिए। जी सर, इसमें मैं सबसे पहले पेयजल की समस्या का लेना चाहूँगा कि पेयजल की समस्या और फ्लोराइड, उसमें पानी में जो ज़्यादा मात्रा है उसको मैं इंगित करना चाहूँगा। जी सर, मेन प्रॉब्लम तो यही है। और दूसरी प्रॉब्लम सर रोजगार की है। साइंस से इसका कैसे कनेक्शन होगा? ये पानी पेयजल की समस्या तो साइंटिफिक है। हाँ, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जी सर, इससे रिलेटेड मैं 3 पॉइंट्स इसमें बताना चाहूँगा कि एक तो नेशनल फ्लोरोसिस प्रोग्राम चल रहा है 2008-9 से, जिसमें फ्लोरोसिस की जिससे कुबड़ पट्टी जो एक वहाँ पे बन गई है, जिससे इफेक्टेड जो लोग हैं उनको उनके स्वास्थ्य पे ध्यान देने के लिए प्रोग्राम बनाया गया था। दूसरा सर, मैं पानी की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक सॉल्यूशन देखता हूँ। और तीसरा सर, इंदिरा गांधी नहर का जो पानी वहाँ पे पहुँचा है उसको सारे एरियाज़ में पहुँचाना चाहूँगा सर मैं, ताकि
और एक अवेयरनेस का सबसे बड़ा एंगल है सर इसमें कि पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, और पेयजल के रूप में हम रेन वाटर को यूज़ ले सकते हैं। और अगर हम घर में एक 10 से 15 हज़ार लीटर का एक टैंक बनवाएं वहाँ पर, तो हम करीब 5 मेंबर की फैमिली का पूरे साल भर का उसमें कोटा पूरा कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। आपकी जो सर्विस प्रेफरेंसेस हैं थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। जी सर। सेकंड प्रेफरेंस क्या है आपकी? जी सर, RTS। तो आपने आरपीएस या कोई दूसरी स्टेट सर्विस को क्यों नहीं प्रेफरेंस दी सेकंड नंबर? जी सर, मेरे को SDM बनना था। सबसे पहली प्रेफरेंस मैंने RS दी है। दूसरा सर, तहसीलदार सेवा में मैं आगे प्रमोट होकर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आ सकता हूँ। तो आपका SDM जो एक पद है उसके प्रति इतना लगाव क्यों है? क्यों सर, डाइवर्सिटी इसमें सबसे ज़्यादा है। पुलिस में भी काफ़ी ज़्यादा है। जी सर। पुलिस में काफ़ी ज़्यादा है, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना चाहें तो BDO जो है, या फिर महिला बाल विकास अधिकारी, और भी सेवाएं हैं जो कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक तौर पे अपनी सेवाएं दे सकते हैं। जी सर, 4th सर्विस मेरी BDO ही है। 4th आपकी BDO जी सर। बट RTS आपने सेकंड पे रखा, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। जी सर, ये मैंने जितना सोचा है। अच्छा, इस सर्विस का आप हायरार्की बता सकते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप? किसमें सर? RTS सर्विस की। सर, तहसीलदार है, सबसे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। मैं तो बॉटम टू टॉप पूछ रहा हूँ, RTS की हायरार्की जो आपने सेकंड चॉइस भरी है। जी सर। सबसे नीचे सर पटवारी है, उसके ऊपर कानूनगो है, उसके ऊपर नायब तहसीलदार है, उससे ऊपर सर तहसीलदार है, उसके ऊपर सर SDM है। जी सर। उनके फर्दर प्रमोशन में क्या बनते हैं फिर SDM? SDM सर, उससे ऊपर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं, और उससे ऊपर DM है सर। ठीक है। अच्छा, आप प्रेजेंटली जिस जॉब में हैं, जी सर, उसमें क्या चैलेंजेस देखते हैं आप? कोई मुझे 3 मेजर चैलेंजेस बताइए जो आपको अपनी प्रेजेंट जॉब में लगते हैं। सर, ऑर्गेनाइजेशन के सामने। जी सर, ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हमें कोल क्राइसिस का बार बार हमें एज एन इंडिविजुअल जी। सर, ट्रेनिंग हमारी एडिक्वेट नहीं हो पा रही है अभी कुछ समय से, और इसके बारे में मैंने ऊपर भी बताया है। ठीक है। और सर, कई बार इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बेटर हो सकता है, जिसमें मैं इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल भी होता हूं और इसको फेस भी करता हूं डे टू डे बेसिस पे। और सर, इसमें ट्रांसफर्स जो हैं वो कई बार एक्सपर्ट लोग हमारे ऑपरेशंस में नहीं आ पाते हैं जिसमें मैं कार्य कर रहा हूं, तो ये पर्सनली मैं फील करता हूँ। दैट्स अ नाइस आंसर। ओके, सो प्रसारण में हैं आप? सर, उत्पादन में हो। जी सर। ओके, सो मैं TND लॉसेस के बारे में जानना चाह रहा था। जी सर। व्हाट आर द मेजर कॉजेज फॉर TND लॉसेस? जी सर, पहले इनको TND लॉसेस बोला जाता था, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। अभी इनका और इसको कॉम्प्रिहेंसिव टर्म बना दी गई है, ATNC लॉसेस, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस। तो सर, इनका सबसे बड़ा कारण तो टेक्निकल लॉसेस जो हैं वो 7-8% IR² लॉसेस होते हैं, जो टेक्निकली होंगे ही। दूसरा सर, कॉमर्शियल लॉसेस में हम बिलिंग एफिशिएंसी हमारी कम रहती है, उस वजह से हम पूरा कलेक्शन नहीं कर पाते हैं जितनी हम बिजली प्रोवाइड करवा रहे हैं। तीसरा सर, थेफ्ट होती है बिजली की, वो भी एक मेजर कारण है सर। ठीक है। स्मार्ट मीटरिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? जी सर, स्मार्ट मीटरिंग एक न्यू कंसेप्ट है जिसमें स्मार्ट ग्रिड में इसको लगाया जाएगा। स्मार्ट मीटरिंग में एक इस तरह का मीटर इंस्टॉल किया जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें स्मार्ट मीटरिंग को हम बिजली को अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे। अगर मीटर में कोई टेम्परिंग होती है थेफ्ट की मंशा से, उसको हम डिटेक्ट कर पाएंगे, और दूर से ही हम उसमें बिजली में कंजम्पशन कितना हो रहा है, और अगर कोई ड्रास्टिक उसमें रिडक्शन हो रहा है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम नेट मीटरिंग? जी सर, नेट मीटरिंग सोलर एनर्जी से रिलेटेड है, जिसमें हम अगर सोलर रूफटॉप लगवाते हैं तो हम ग्रिड में कितनी एनर्जी भेज रहे हैं और हम कितनी कंजम्पशन कर रहे हैं, इन दोनों का अंतर नेट मीटरिंग होता है सर। सरकार किस रेट पे सौर ऊर्जा जो है वो रेजिडेंशियल यूज़ की जो सौर ऊर्जा है उसको लेती है? सर, करीब 2 रुपये यूनिट पे। और क्या चार्ज करती है बिजली पे? सर, 4-5 रुपये से ज़्यादा ही। ठीक है। कार्बन ट्रेडिंग के बारे में कुछ पता है आपको? जी सर। क्या है? जी सर, ये क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एक मैकेनिज़्म है जिसमें विभिन्न देश आपस में और देशों के मध्य में कंपनियों के बीच में भी कार्बन की ट्रेडिंग हो सकती है,
कार्बन का ट्रेडिंग का अर्थ है कि सर किसी कंपनी को जितने डेजिग्नेटेड एमिशंस की परमिशन है, अगर वो उससे कम करता है तो वो किसी और कंपनी को उसको बेच सकता है, और डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में भी इसका ट्रांजेक्शन हो सकता है सर। बहुत बढ़िया। आपने एक येलो जो सॉन्ग है उसका नाम लिया। जी सर। येलो सॉन्ग तो शायद कोल्ड प्ले जो बैंड है उन्होंने, जी सर, माफ़ी चाहूँगा मैं। आपने यूट्यूब बोल दिया। जी सर, मैं माफ़ी चाहूँगा। और कोई गाने आप कोल्ड प्ले बैंड के बता सकते हैं? जी सर, एक साइंटिस्ट सॉन्ग है, कोल्ड प्ले का है? जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, तो आप सर अकॉस्टिक मेनली गिटार, हिंदी सॉन्ग्स मेरा हिंदी जॉनर है, songs सुनते हिंदी हैं, सॉन्ग्स है okay। सर। तो अकॉस्टिक गिटार प्ले करते हो तो उसमें लीड्स प्ले करते हो या स्ट्रमिंग प्ले करते हो? सर मैं दोनों प्ले करता हूँ। लीड्स करते हो, जी सर। ठीक है। सबसे पहला गाना आपने कौन सा कवर किया लीड्स में? किसी की मुस्कुराहटों पे हो फिदा। ओके, किसने गाया था ये सॉन्ग? माफ़ी चाहूँगा सर, मैं भी याद नहीं संगीतकार कौन थे? इस गाने के सर मैं याद नहीं कर तो पा आप रहा उस हूँ। टाइम तो गिटार था नहीं, इस गाने में गिटार है भी नहीं। पर सर ये जैसे हमारे जो टीचर थे मेरे श्री सौरभ शर्मा जी, उन्होंने सिखाया। उन्होंने ये बताया कि इससे अंगुलियों की प्रैक्टिस अच्छी होगी। लीड्स में उंगलियों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। जी सर। ठीक है। अच्छा, मुझे तो आप आज की कोई भी 3 इम्पोर्टेंट नेशनल लेवल इम्पोर्टेंस की न्यूज़ बता दीजिए। जी सर, इसमें सबसे पहले मैं साइक्लोन बिपरजॉय का नाम लेना चाहूँगा। ठीक है। सेकंड, मणिपुर हिंसा के बारे में बताना चाहूँगा। थर्ड, जी सर, मैं अभी इतनी रिकॉल ठीक है। करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन ये, मणिपुर जो हिंसा हो रही है वो कौन सी 2 ट्राइब्स के बीच में इशू है? सर कुकी और मैती के बीच में। अच्छा, मेजॉरिटी में कौन सी ट्राइब है? सर मैती है। कितना परसेंट है अराउंड? माफ़ी चाहूँगा सर, मैं गैस करना चाहूँगा 60 to 65%। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन इसी से बनता हुआ कि मणिपुर जो राज्य है, क्या उसमें AFSPA आफ्सपा जो है वो लगा हुआ है या नहीं? जी सर, लगा हुआ है। लगा हुआ है। जी सर। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सर।